Kishore Ajwani. Hello everyone, I'm Shreya Dhondial. The second edition of Rising India was unprecedented in many ways. As Prime Minister Modi delivered the keynote address to a distinguished gathering on the night of 25th of February, it was clear that there was something else that was playing on his mind. और पीएम ने स्टेज पर आने से पहले हम लोगों से मुलाकात की, कुछ लोगों से न्यूज़ 18 के एडिटर्स थे, एडिटर इन चीफ राहुल जोशी भी थे और भी जो कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स वहां मौजूद थे उनसे मुलाकात की। काफी लाइट मूड में थे पीएम। The Prime Minister had arrived for Network 18's flagship event after inaugurating the National War Memorial. He had lit the Amar Jawan Jyoti, the flame of the immortal soldier, at India Gate 11 days after an attack on a CRPF convoy left 40 Jawans dead. His hour-long keynote speech didn't mention a word about the terror strike, but in hindsight, there were enough signs that a storm was brewing. Ladies and gentlemen, please welcome the man in the driving seat of a rising India, Prime Minister Narendra Modi. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the great helmsman of the Indian dream, the architect of a rising India, Shri Narendra Modi. राइजिंग इंडिया में पीएम मोदी अपनी जाने पहचाने तशख़्ख़ुस के साथ मौजूद थे। खुद एतमादी ऐसी कि जो आसपास के माहौल में भी जोश भर दे। लेकिन क्या पीएम मोदी पूरी तरह से यही थे या फिर नए भारत का विजन देने आए पीएम मोदी के दिमाग में और भी कुछ बड़ा चल रहा था? नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने पीएम के लिए मंच से कुछ अल्फाज कहे। शायद उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि पीएम के लिए कही गई उनकी बात इतनी सटीक साबित होने वाली है। The country is saddened, outraged, angry as terror struck at the heart of our very own Kashmir. I can only imagine what must be going through your mind. When I met you a few days after the Pathankot attack, I could see how agitated you were, how restless you were to act in the face of growing terrorism, how determined you were to weed out this menace. And as terror strikes again, the nation once again looks to you for leadership. वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। On that note, ladies and gentlemen, I give you Prime Minister Narendra Damodar Das Modi. अभी कुछ देर पहले ही मुझे राष्ट्रीय समर स्मारक को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है और ये भी संयोग देखिए कि इसके ठीक बाद राइजिंग इंडिया समिट में एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला रहा है जो मुझे ज्यादा निकट है, मुझे अच्छा लगता है। इसके तकरीबन 8 घंटे बाद ग्वालियर से बालाकोट के लिए मिराज तैयारे उड़े। कोई नहीं जानता था, किसी को अंदाजा भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से महज 8 घंटे पहले राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में कुछ ऐसी हलचल हो रही थी जिसे समझने के लिए एक पारखी नजर की जरूरत थी। प्रोग्राम में मुल्क के कौमी सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे, लेकिन वो अचानक बेहद जल्दबाजी में यहां से चले गए। ऐसा लगा कि उन्हें कोई पैगाम या इशारा मिला है। खुद पीएम मोदी ने अपने तकरीबन 1 घंटे की तकरीर में पुलवामा हमले का जिक्र तक नहीं किया, जबकि मुल्क में हर तरफ से पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का
बदला लेने की मांग उठ रही थी, लेकिन पीएम राइजिंग इंडिया में इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि पीएम मोदी ने उसी दिन इस प्रोग्राम से पहले शहीद मेमोरियल के इफ्तिताह के दौरान भी पुलवामा पर कुछ नहीं कहा। अब हम ये जानते हैं कि उस दिन इन तस्वीरों के पीछे क्या कुछ हो रहा था। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 ने सब साफ कर दिया। Priorities was the theme of this year's Rising India Summit. The Prime Minister stuck to the theme, speaking about GDP growth, lowering of taxes and most importantly, keeping prices in check. और श्रेया, कांग्रेस का पुराना रिपोर्ट कार्ड निकाला, फिर अपने नंबर गिनाए और कहा कि बढ़ाए हुए को कांग्रेस ने घटाया, हमने घटाए हुए को बढ़ाया। मैं नेटवर्क 18 टीम को यह विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या हो, इस पर निरंतर मंथन बहुत ही आवश्यक है। साथियों, वर्ष 2014 में और उसके पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे महंगाई का उदाहरण लीजिए। हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए, लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, यानी जो घटना चाहिए था वो बढ़ रहा था। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी। आप सभी को, विशेषकर न्यूज रूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है आपको कितनी बार अपने सोच में चलाना पड़ा था। साथियों, आपने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10% का आंकड़ा भी पार कर गई थी, लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिर करके 2 से 4% के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर के थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज देता रहता था, लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले 2.5 लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख रुपए की तक की आय के लिए टैक्स को 10% से घटाकर 5% किया, और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से हमने बाहर कर दिया। साथियों, अब जीडीपी ग्रोथ की ही बात करूं तो अब पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 8% विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। जब अटल जी गए तब 8% ग्रोथ के साथ सुपुर्द करके गए थे, लेकिन वर्ष 2013-14 में
जब यूपीए की विदाई हो रही थी तब विकास दर 5% करीब करीब पहुंच गई थी। 2014 में एक बार फिर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज एक बार फिर जीडीपी ग्रोथ रेट को हमारी सरकार ने 7 से 8% के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर से बढ़ा दिया, और ये हमारी प्राथमिकता है। साथियों, यही हाल भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग का रहा। हम सब पढ़ते आए थे कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत को 2013 तक आते आते दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में पहुंचा दिया गया। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फ्रेजाइल 5 से निकल करके फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है। और जब प्रधानमंत्री कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड गिना रहे थे तो उनको भी पता था कि अगला सवाल क्या है। लोगों के मन में तो वह है, आया वो सवाल जिसका जवाब मोदी सरकार से बार बार पूछा जा रहा है कि भाई नौकरियां कहां हैं। एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले जिसमें कहा जा रहा है दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ 45-year-old हाई, और काफी एम्बैरेस्ड है बीजेपी उसको लेके। लेकिन सवाल का जवाब तो अच्छा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर कोने तक विकास और विश्वास की रोशनी पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता ही न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास का कारण बन रही है। इस आत्मविश्वास के बीच मैं आपसे उस विषय पर भी बात करना चाहूंगा जो आपका बहुत फेवरेट विषय रहा है, और यह विषय है रोजगार। मुझे बताया गया है कि नेटवर्क 18 में साल 2014 के बाद से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है। राहुल जी, ये जानकारी सही है? नहीं बोलेंगे? खैर, हैरान मत होइए, मैं जवाब का सवाल बताने की कोशिश आपके साथियों को कर रहा था। भाई और बहनों, जरा सोचिए, भारत जब सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है तो क्या यह संभव है कि बिना नौकरी को सृजित किए, बिना रोजगार को सृजित किए ये हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? जब देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम हाई है तो क्या यह संभव है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रही हो? जब कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि भारत सबसे तेजी से गरीबी हटा रहा है, तो क्या यह संभव है कि बिना रोजगार को, बिना कमाई को लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं? जरा सोचिए, जब देश में पहले की तुलना में कई गुना रफ्तार से सड़कें बनाने का काम चल रहा है, रेल मार्गों के विस्तार का काम हो रहा है, गरीबों के लिए लाखों मकान बनाने से लेकर नए पुल, नए बांध, नए हवाई अड्डे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड कार्य हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, तो क्या यह संभव है कि इन सारी गतिविधियों से रोजगार पैदा नहीं हुए हो?